आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 23 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे रूस, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, गजा, ईरान और इसराइल की कुछ बड़ी खबरें अहम हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। रूस यूक्रेन जंग में 10 लाख से ज्यादा रूसी फौजी मारे गए हैं, ये खबर आई है। कल हमने आपको बताया था कि लीक्ड रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि इस जंग में अब तक करीब 20 लाख यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं। फैक्ट्स भी दिखाए थे। रशिया टुडे की खबर थी, ईरान की भी खबर थी। ईरान ने भी यही वहाँ लिखा था 1.7 मिलियन से ज़्यादा फौजी मारे गए यूक्रेनी। और अब यूक्रेनी अखबार कीव इंटरनेशनल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि रूस के भी 10,75,160 फौजी इस जंग में मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा जनरल स्टाफ ऑफ यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस ने जारी किया है। रूस के बारे में रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही 840 रूसी फौजी मारे गए हैं। यूक्रेनी रिपोर्ट कहती है कि जंग में रूस ने अब तक जो सब खोया है वो क्या क्या है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरी लिस्ट क्या क्या रूस ने खोया है। यूक्रेन के मुताबिक 11,129 टैंक, 23,164 आर्म्ड व्हीकल्स, 59,512 गाड़ियाँ और फ्यूल टैंक्स, 31,858 तोपखाने के सिस्टम, 1,472 रॉकेट सिस्टम, 1,210 एयर डिफेंस सिस्टम्स, 422 हवाई जहाज और 340 हेलीकॉप्टर्स, 52,935 ड्रोन्स, 28 पानी के जहाज और एक पनडुब्बी यानी सबमरीन। ये इतना लंबा चौड़ा डेटा है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। कुछ की तो हमारे सामने खबरें आई, पानी के जहाज डूबे, एयरक्राफ्ट गिराए, ड्रोन गिराए, ये सब वगैरह, लेकिन ये इतना जो बड़ा डाटा है उस पर आसान नहीं एतबार करना, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। वैसे कई जगह कई जंग में ये भी देखा गया है, और वैसे ज़्यादातर जंग कोई भी लड़े दोनों तरफ एक दूसरे का लंबा चौड़ा नुकसान ही बताया जाता है। मतलब ये कहते हैं उसका इतना हो गया, वो कहते हैं इसका इतना हो गया। खैर, रूस और यूक्रेन के सिलसिले में आई इस तरह की रिपोर्ट्स के जरिए दोनों ही तरफ से जंग में भारी इंसानी और मिलिट्री नुकसान सामने आ रहा है। मगर असली सवाल वही है, इतनी मौतों के बाद भी आखिर ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी। और हम सब ने देखा कि यूक्रेनी फौजी इतनी बड़ी तादाद में मारे गए कि वहाँ ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती करने को लेकर लोगों को पकड़ने की तस्वीरें या कई खबरें सामने आई, दावा किया गया यही हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, लंबी चौड़ी फ़ौज मारी गई और रूस को भी कोरिया के फ़ौजियों की ज़रूरत पड़ गई तो उधर भी फ़ौजी मारे गए, है ना। अब बात नॉर्थ कोरिया की जो तमतमा गया है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बॉर्डर पर टेंशन्स बढ़ गई हैं और नॉर्थ कोरिया ने जंग की धमकी दे डाली है। नॉर्थ कोरिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि साउथ कोरिया की फ़ौज ने सरहद पर तैनात उसके सिपाहियों पर मशीन गन से 10 से ज़्यादा वार्निंग शॉट्स चलाए, यानी आगाह करने के लिए जो गोली चलाई जाती कि भाई दूर हट जाओ, सरहद से पीछे हटो, ये सब वगैरह। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उसके फ़ौजी तो बस बॉर्डर को मजबूत करने का काम कर रहे थे, लेकिन साउथ कोरिया की फ़ौज ने जानबूझकर ये उकसावे का काम किया है, ये बर्दाश्त न किया जाएगा। नॉर्थ कोरियन आर्मी के वाइस चीफ को जोंग चोल ने ये साफ कहा है कि साउथ कोरिया अपनी ये सोची समझी शरारतें फौरन रोक दे, वरना हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि सरहद पर तैनात हजारों फौजी किसी भी वक्त काबू से बाहर जंग की तरफ धकेल दिए जाएंगे। सीधी बात कहूं तो छोटी सी गोलीबारी ने दोनों तरफ की भारी फौज को अनकंट्रोल्ड मोड में पहुंचा दिया है, और अगर इस तरह की हरकतें 2-3 और हुई तो हो सकता है हमें फिर एक एस्केलेशन, एक और टेंशन देखने को मिले। रूस यूक्रेन के बाद कोरिया और अब इसराइल की खबर। इसराइल की नौटंकी एक्सपोज हुई है। गजा में जहां हर रोज लोग भुखमरी से मर रहे हैं, वहां इसराइल ने अब एक नया तमाशा शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने कुछ अमेरिकन और इसराइली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर गजा भेजा है ताकि वो कैमरे के सामने मदद बांटते हुए वीडियो बनाएं और पूरी दुनिया को दिखाएं कि इसराइल कोई कातिल नहीं है, कोई वॉर क्रिमिनल नहीं है, बल्कि रहम दिल मसीहा है। लेकिन असली सवाल जो है वो यही है जो हम उठा रहे हैं, और ये आपके सवाल हैं जो हम उठाते हैं। अगर हालात इतने अच्छे हैं तो फिर 271 फ़लस्तीनी बच्चे और बुजुर्ग भूख से क्यों मर गए? अगर इंसाफ हो रहा है तो गजा में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल मीडिया की एंट्री पर पाबंदी क्यों है? ये भाड़े के लोग क्यों बुलाए जा रहे हैं? और सबसे अहम सवाल के ये मदद बांटने की नौबत ही क्यों आई? अगर सब चंगा सी, ये हालात किसने पैदा किए कि लोग कतारों में जाकर लग जाएं?
کیا نیتنیاہو ان سوالوں کے جواب دے پائے گا یا پھر بس کیمروں اور انفلوئنسرز کے پیچھے ہی چھپتا رہے گا؟ دیکھیے کب تک کوئی چھپتا ہے، کہتا نہیں کیا بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن۔ بڑھتے ہیں آگے، ایران کی خبر لیتے ہیں۔ ایران نے ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور اعلان بہت چونکاتا ہے۔ کہتے ہیں ایران کی طرف سے کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو اب تک دنیا نے دیکھے نہیں، اور ہم انہی سے اپنے دشمن کو حیران کر دینے والی تباہی کے نظارے دکھائیں گے۔ اور کسی ایسے ویسے نے اعلان نہیں کیا، ایران کے ڈیفنس منسٹر نے کیا۔ یس، ڈیفنس منسٹر بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ نے اپنے دشمنوں کو وارننگ دی کہ اگر پھر سے کوئی حملہ ہوا ایران پر تو ایران ایسے نئے ہتھیاروں کا استعمال کرے گا جو اب تک کسی جنگ میں استعمال ہی نہیں ہوئے۔ ابھی سنیے، کہا گیا ہے ان میں سب سے اہم ہے قاسم بصیر مسائل یا قاسم باسر مسائل۔ یہ سالڈ فیول سے چلنے یا اڑنے والی مسائل ہے، 1200 کلومیٹر یعنی 745 میل تک مار کر سکتی ہے۔ یہ اتنی سٹیک یعنی اتنی پریسائز ہے کہ اسے سرجیکل میزائل تک کہا جاتا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس پر دشمن کا الیکٹرانک وارفیئر اور ریڈار جامنگ کام ہی نہیں کرتا، یعنی کوئی اسے انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا، اور ایک مدت کے بعد تو اسے کوئی فالو بھی نہیں کر سکتا، ریڈار پر پکڑ نہیں سکتا۔ ایرانی ڈیفنس منسٹر کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آپریشن ٹرو پرومس 1 اور آپریشن ٹرو پرومس 2 کے بعد ڈیولپ ہوئی ہے، اور اب یہ میسائل سیدھے اپنے ٹارگٹ پر لگے گی، پھر چاہیں دشمن کتنی بھی کوشش کر لیں انٹرسیپشن کی ہو نہیں پائے گا۔ لیکن یہ استعمال کیوں نہیں کی پچھلی جنگ میں، اس کے بارے میں بتایا۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ایران نے ایسی میسائلیں ٹیسٹ کی ہیں جو کنونشنل بیلسٹک ٹریجیکٹری فالو نہیں کرتی، بلکہ مڈ ایئر مینیور کر سکتی ہیں اور انٹرسیپشن سسٹمز کو چکما دے سکتی ہیں۔ آسانی سے بتاؤں، یعنی یہ ہوا میں ہی گلاٹی کھا لیں گی، راستہ بدل دیں گی، جا رہے ہیں کانپور پہنچیں گی رامپور، اور ٹپ سے ماریں گی وہیں نواب صاحب کے پاس جو ایک پنو کا وہ ہے کھوکا وہیں پر۔ ناصر زادہ نے جواب دیا اور دعویٰ کیا کہ اگر پچھلی جنگ 15 دن چلی ہوتی تو اسرائیل آخری 3 دن ہماری میزائلوں سے اپنا بچاؤ نہیں کر پاتا۔ شکر ہے کہ وہ جنگ 3 دن کم یعنی 12 دن تک چلی تھی، تب یہ میسائل سامنے نہیں آئی، اب پہلے دن آ جائے گی۔ چلیے اب ہیڈ لائنز شو ہے تو کچھ ہیڈ لائنز بھی اٹھا لیتے ہیں۔ بڑی خبریں تو ہم نے آپ کو بتا دی جو ہیڈ لائنز بنی۔ العربیہ کی ہیڈ لائن ہے کہ رشیا سیز کیپچر 2 ولیجز ان یوکرین ڈونیٹسک ریجن۔ رشیا نے پھر سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے ڈونیٹسک ریجن میں 2 اور گاؤں پر قبضہ کر لیا اور یہاں پر یوکرین کی فوج کو نقصان پہنچایا، انہیں کھدیڑا بھی ہے۔ ٹاس نیوز ایجنسی روس کی ہے، سرکاری ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 7 یوکرینین ڈرونز ڈاؤنڈ اوور 3 رشین ریجنز لاسٹ نائٹ۔ پچھلی رات کی، یہ 23 اگست کی خبر ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ 22-23 کی رات ڈرون حملہ کیا یوکرین نے، اور ان کے 7 ڈرونز آئے تھے جو ہم نے ہوا میں ہی مار کے گرا دیے، اور اس کے ساتھ ہی رشین فوجی کی تصویر ہے۔ لیکن یار بڑا موٹا تازہ فوجی ہے، کس طریقے سے بھاگتے آگتے ہوں گے، دوڑ لگاتے ہوں گے پتہ نہیں، بہت تگڑا والا یہ فوجی دکھایا جا رہا ہے روس کا۔ اب وہی بات ہے، وہی ہم نے کہا کہ فوجیوں کی کمی ہے، تو اس وقت وہ لوگ بھی فوج میں بھرے جا رہے ہیں جو فوج کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوں گے، حالانکہ ٹیکنیکل بندہ ہے جو بھی ہے، دکھ رہا ہے جیسے۔ سیریا نے ان رپورٹس کو بالکل مسترد کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا، اور ہم نے بھی آپ کو کل بتایا تھا کہ رپورٹ سے میں نے کل ہی کہا تھا آپ سے سیریا کا جواب ابھی نہیں آیا، ہو سکتا ہے انکار کر دیں، کر دیا۔ سیریا نے ان رپورٹس کو بالکل خارج کر دیا ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ کوئی سیکیورٹی ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ سیرین کا ایسا نہیں ہے ہی نہیں اور ہو نہیں سکتا جس طریقے سے اسرائیل آگے چل رہا ہے۔ کل العربی ٹی وی نے اسے جو ہے وہ سامنے لایا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل راضی ہو گیا ہے کہ وہ 1974 کے ڈس انگیجمنٹ اگریمنٹ کو مانتے ہوئے واپس وہاں چلا جائے گا جہاں پر اسرائیلی فوج کو ہونا چاہیے تھا، یعنی بفر زون سے پیچھے اور گولان ہائٹس کے علاقوں میں۔ لیکن گولان ہائٹس تو نہیں دے رہا، لیکن باقی جگہوں سے ہٹ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سیریا نے کہا نہیں، وہ ہم پر لگاتار حملے کر رہے ہیں اور ہمارے بیچ کوئی سیکیورٹی ڈیل نہیں ہوئی، جو کچھ بھی میڈیا میں آیا یہ سب بکواس ہے۔ تو ایک یہ خبر ہو گئی۔ اس کے علاوہ جے فیڈ کی خبر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، ہم اس سے آگے ہو سکتا ہے بعد میں تفصیل سے بتائیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ بڑا چونکانے والا ہے کہ ابھی تک یہ مانا جا رہا تھا کہ غزہ میں حماس کے قبضے میں 20 ہوسٹیجز اب بھی زندہ ہیں 50 میں سے، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب
जिंदा हॉस्टेजेस की तादाद 20 से कम हो गई हो। ये बताता है कि आईडीएफ बहुत संगीन हमले कर रही है गज़ा सिटी में, और माना जा रहा है कि गज़ा सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा हॉस्टेजेस छुपे हुए हैं, कैद करके रखे गए हैं, और इन हमलों में शायद हो सकता है कोई मारा गया हो। फिलहाल अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और अगर ये तादाद कम हो गई तो फिर डील आगे कैसे होती है। एक खबर हिंदी मीडिया से ले लेते हैं, लेकिन अमेरिका के बारे में और ईरान से जुड़ी है, कि अमेरिका के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ मुखिया को ही निकाल दिया है, उसके ओहदे से हटा दिया है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया था, तो इस चीफ ने कहा था कि जितनी बात कही जा रही है उतना नहीं है, ऐसी कोई तबाही नहीं होनी चाहिए, वो महीनों में फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी दावे थे हवा भाई उनको रद्द कर दिया था। तो उनका अच्छा बेटा तुम हमारे खिलाफ जाओगे, हमारी दावों को हम तो शोबाजी बांध रहे हैं, हवा बांध रहे हैं, और तुम जो हमारी हवा निकाल रहे हो, हमारी जो है डिफेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ होके हमारे खिलाफ जा रहे हो, लो तुम्हारी कुर्सी गई। तो ये जो DIA, वहाँ याद रखिएगा, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बड़ी है सबसे, DIA के चीफ जेफरी क्रूज को बर्खास्त कर दिया गया है। कि मतलब हमने ईरान को कहा तबाह कर दिया, तो तुम भी कहो तबाह कर दिया। मालिक बहुत बार तबाह किया, फिर से खड़ा किया, फिर तबाह कर दिया, ऐसे बोलो, इसने बोला नहीं। सऊदी अरब ने कहा है कि गज़ा की जंग इंटरनेशनल कम्युनिटी के माथे पर, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, आलमी बिरादरी के माथे पर हमेशा एक काला दाग बनकर रहेगी, एक धब्बे की तरह बनकर रहेगी। क्यों कहा? ये बयान आया क्यों? सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान का मतलब होता है हुकूमत का बयान, दुनिया को बयान देने के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। तो ये सऊदी अरब का बयान आया क्यों? तब आया जब यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली गज़ा में, कल जो हमने आपको बताया था कि भुखमरी का ऐलान कर दिया कि वाकई अब भुखमरी है, और ऐसा मिडिल ईस्ट में पहली बार हुआ था, तब जाकर ये बयान सऊदी अरब की तरफ से आया। ईरान की आज मैंने बड़ी मिक्स खबर दी, पहले इधर आए, फिर उधर गए, फिर उधर गए, फिर उधर गए, और फिर वापस वहीं से शुरू हो गए। तो अब ईरान की एक और खबर, एनिमी नॉट सीकिंग जेन्युइन टॉक्स, इरानियंस नेवर सरेंडर। मिस्टर अली लरिजानी हैं, इन्होंने, और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं SNSC के, ईरान के। इन्होंने कहा है कि बातचीत में यकीन है नहीं दुश्मन का, वो ऐसा है ही नहीं कि सीधी उंगली से वहाँ घी निकले, टेढ़ी करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि अगर वो ये सोचते हैं कि हमें झुकाकर बातचीत कर लेंगे, अपनी शराइत पर बातचीत कर लेंगे, नो वे, हम झुकने वाले नहीं, हम सरेंडर करने वाले नहीं हैं, हम दुश्मनों के आगे हारेंगे नहीं, हम मजबूती से मुकाबला करते रहेंगे। एक इसराइली वेबसाइट की खबर है, इसे संभाल कर रखा था, और ये बताती है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बारे में IDF को मालूम था। एक नौजवान रंगरूट जो अभी भर्ती हुआ था IDF में, वो ड्यूटी दे रहा था गज़ा के बॉर्डर के करीब, और उसने इस हमले के बारे में बताया था कि हमास कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, कुछ करने वाला है। उसने अफसरों से कहा, तो अफसरों ने कहा जाओ जाके सो जाओ, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, यही कहा। हल्के में लिया। ऐसा लगता है IDF या इजरायली हुकूमत ये चाहती थी कि हमास कोई बड़ा हमला कर दे, क्योंकि उसके बाद की प्लानिंग वो सब थी जो सब अब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।